सर जय हिंद। सूबेदार तुलसी नायर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। ओके ओके, जय हिंद राजेश जी, जय हिंद, बोलिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया। पिछले 2 दिन से मेरे असम राइफल के कई भाइयों के मेरे पास कॉल आए सर कि आप बीटी नायर साहब से बात करो, बीटी नायर साहब से बात करो और क्लियर करो कि आखिरकार हाई कोर्ट ने कहा क्या है। मुझे तो बकायदा लीगल नोटिस दिया गया और वीडियो हटाने के लिए कहा गया। मैंने, चलिए वो ठीक है, मुझे लगा कि फैक्ट के आधार पर हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो मैंने हटा दिया। लेकिन अब मुझसे कहा गया तमाम मेरे व्यूअर्स ने कि साहब से बात करी है। तो सर मैं फैक्चुअली आपसे समझना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कुछ कहा है, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, मीडिया कुछ कह रहा था, जो और कुछ अधिकारी हैं उनकी कुछ अलग ही बयानबाजी है। क्योंकि आप वहां पे थे, आपको ज्यादा अच्छे से पता है सर। ओके, एक्चुअल में जो जजमेंट आया था 1 दिसंबर को, जजमेंट में एक्चुअल पूछे तो हमें कोई रिलीफ तो दिया नहीं है हाई कोर्ट के जो बेंच ने। लेकिन जो मेन जो पॉजिटिव है, जो हमने देखा है कि जो हमें हमारे लिए जो है अच्छी बात है, वो है लास्ट जो कंक्लूजन, जो टोटल 30 पैराग्राफ है इस पर, 28 और 29। मैं जरा पढ़ के स्पष्ट कर दूं ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। मैंने एक्चुअल में एक वीडियो निकाला था, क्योंकि डीजर साहब के जो लीगल ब्रांच के उन्होंने एक क्या बोलते हैं, प्रेस रिलीज किया था। देखिए, ओके। प्रेस रिलीज में, क्योंकि जिस दिन ये अनाउंस हुआ 10:30 बजे का टाइम था 1 दिसंबर को, वर्चुअल में मैं भी था। देखिए, और उसमें ये होता है कि जजमेंट जब लिस्ट होता है तो कई सारे लोग, प्रेस के लोग भी आ जाते हैं वर्चुअल में। जी। और उन्होंने जो सुना देखा, एक वीडियो सॉरी एक प्रेस निकला था जिसमें ये बताया गया था कि सरकार को जो है 3 महीने का समय दे रखा है असम राइफल्स को आर्मी की पैरिटी जो है पे पेंशन के ऊपर में डिसीजन लेने के लिए। यह जो है फिर लोकल जो भी आपके चलता है सोशल मीडिया में वायरल हो गया। शायद इसी के चलते जो है डीजीआर के लॉ ब्रांच, जो कि वो थर्ड रेस्पोंडेंट है हमारे जो केस में। पहला रेस्पोंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा रेस्पोंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और थर्ड रेस्पोंडेंट है हमारे डीजीआर सर। तो उन्होंने एक अपना तरीके से जो है दे दिया। देखें, लेकिन मैंने जो स्टडी किया है, क्योंकि जो 29 में पढ़ के सुना देता हूँ आपको, जो 29वां 28 जो है, देखिए इसमें मैंने भी आर्ग्यूमेंट किया था 10-15 मिनट। मैंने जज को ये बताया था कि जो एक्चुअल में जो डिस्पैरिटी स्टार्ट होता है 4 सेंट्रल पे कमीशन से, यानी कि 1 जनवरी 1986 से 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक, ड्यूरिंग 3rd सेंट्रल पे कमीशन नहीं है, 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक। क्योंकि अभी मैं जब नेपाल गया हुआ था तो 1953 में जो असम राइफल्स में भर्ती होकर जिन्होंने असम राइफल बॉयज विंग को स्टैब्लिश किया था, वो सुबदार मेजर जो 7 असम राइफल से आते थे, उन्हें मैं मिला। 89 ईयर्स का है। देखिए, बहुत सारे लोग आए थे जब ये पहला एजीएम हुआ था नेपाल में, चितवान में। तो उन्होंने कहा कि साहब, ये जो 1953 में मैंने ही उस वक्त जो है 7 बटालियन हुआ करते थे, 1 से लेकर 7 तक। आज है 46 बटालियन। तो उस वक्त जो है तब भी था ऑनररी कैप्टन असम राइफल में। तो यानी कि ये जो 1973 जो 3rd सेंट्रल पे कमीशन जब कंक्लूड होता है 31 दिसंबर 1985 तक, हमारे जो है आर्मी की पैरिटी में था असम राइफल। तो यह बात जो है मैंने कोर्ट को बताया, और 4 सेंट्रल पे कमीशन से ही डिस्पैरिटी शुरू होता है। क्योंकि उसके बाद जो है ऑनररी कमीशन चला गया। हमें जो है 25 सितंबर 1985 में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत जो डिपार्टमेंट, जो एमएचए में एक नया डिपार्टमेंट बनता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी 1985 में बना था। तो उसमें हमें जो है पुलिस हेड में ले गया। लेकिन जो काम हम कर रहे थे आर्मी के अंदर, आर्मी ऑपरेशन कंट्रोल, तो कंटिन्यू रहा। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा जो है डिस्क्रिमिनेशन है। इसको जो है जज ने माना है, और जो वही लिखा है इन्होंने पैराग्राफ 28, जो मैं पढ़ के उसका अर्थ ही बता देता हूं। उसमें लिखा है, देखिए, इवन दो नो आर्ग्यूमेंट वाज एडवांस्ड एंड नो सबमिशन वाज मेड
by the respondents को the reasons of the fourth Central Pay Commission bringing anomaly in pay and emoluments of the personnel of Assam Rifles after third Central Pay Commission. This court finds that no plausible reasons have come forth for such change. उन्होंने यह कहा है कि जो रेस्पोंडेंट, जो मैंने बताया 3 रेस्पोंडेंट्स, जो भी एक्चुअल में डीजीआर के जो लॉ ऑफिसर वही लीड कर रहा था, जो भी हियरिंग वगैरह होता था, उन्होंने ना ही कोई प्लेडिंग्स में, ना ही आर्ग्यूमेंट्स में, ना ही कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिया है इसके बारे में। या किसके बारे में? थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक जो है असम राइफल को आर्मी की पैरिटी मिलता था, उसके बाद जो फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन से इसमें जो अनोमली आया है, और कोर्ट भी समझता है कि इसका कोई जो वजह जो है सामने नहीं आया है। इसीलिए 29 पैराग्राफ में लिखते हैं, देखिए 29, द पेटिशनर में देयरफॉर, यानी इसलिए क्योंकि जो 28 में लिखा हुआ है, submit a comprehensive representation to the competent authorities highlighting their grievance in relation to the parity, देखिए, in relation to the parity in pay and other emoluments which seems to have been diluted after the fourth central pay commission। इसमें बिल्कुल साफ है, देखिए, इसीलिए पेटिशनर को यह बताया जाता है, या जो एक लिबर्टी दिया जाता है कि वो जो एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सरकार को देंगे, जिसमें इन रिलेशन टू, देखिए हाईलाइटिंग, देखिए हाईलाइटिंग देयर ग्रीवेंस इन रिलेशन टू द पैरिटी, यानी कि पैरिटी मतलब इंडियन आर्मी के साथ जो हमको मिलता था तनख्वाह वगैरह, पैरिटी इन पे एंड एमोल्यूमेंट्स विच सीम्स, देखिए विच सीम्स टू हैव बीन डाइल्यूटेड, देखिए आफ्टर फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन। इसमें बिल्कुल क्लियर है, हमने एक रिप्रेजेंटेशन देना है सरकार को, जिसमें हमने ये बताना है कि फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में जो थर्ड कमीशन में हमको जो पैरिटी मिलता था, ऑनरी रैंक सब कुछ था, देखिए, और सबसे वो जो फोर्थ पे कमीशन में जो डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि किसी प्रकार सबको हटा दिया गया, उसके रिलेशन में हमने देना है। तो ये जो प्रेस वाले जो निकाले थे स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल सही था, इसमें कोई मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि वो लोग गलत था। जबकि कोई रिलीफ अगर नहीं हो तो अलग बात है। इससे जो इसमें जो बॉडी ऑफ द जो है आपका जजमेंट, उसमें क्या लिखा है उसमें तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। ये जो लास्ट में जो है ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए। हम जो है, अच्छा उसमें क्या लिखता है देखिए, द कंसर्न अथॉरिटीज shall consider such representation within a period of 3 months of receipt of the representation in accordance with law। Even in accordance with law में भी ये है, देखिए, क्योंकि ये equal pay for equal rights है। हमने यूजुअली जो है 4 प्रेयर रखे थे, जिसमें ड्यूअल कंट्रोल भी था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी था। जब ड्यूअल कंट्रोल जो है हमारे 2 बार और जो है पार्टेड हुआ था मैटर, लेकिन जजेस बोलते हैं कि ये जो है पॉलिसी मैटर है, एग्जीक्यूटिव का जो भी है प्रेरोगेटिव है, इसमें जो है जुडिशरी हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। और इस जजमेंट में भी जज ने बताया है, जो पारा नंबर जो है 27 है, कि आर्टिकल 2 to 6 में जो हाई कोर्ट में जाने का जो हमको एक लिबर्टी है, उसके अंदर जो है ये जो सैलरी वगैरह जो इसको हम नहीं दे सकते। ये जो बेंच है उनका ओपिनियन है, देखिए वह उतना इफेक्ट नहीं होता है, जो कि हमको ये जो दे रखा है लास्ट में जो थर्ड पे कमीशन में जो पैरिटी था आर्मी के साथ, फोर्थ पे कमीशन में जो एनोमली हो गया है, जो डाइल्यूट कर दिया गया है, इसके ऊपर जो है हमने एक रिप्रेजेंटेशन देना है। और 3 महीने का समय दे रखा है सरकार को कि इसके ऊपर जो है विचार करके एक डिसीजन देना है। उसके बाद जो है फिर हमारा और खुल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट है, देखिए ये जो पीरियड खत्म हो जाएगा, यदि हमको कोई अप्रोप्रिएट जो हम मांगे थे नहीं देंगे तो हम स्पेशली पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो एक अच्छी खबर है आरेवा के लिए। ओके, बस अगर आपका कहना है जो लास्ट में पकड़ूं कि इसके बाद अगर न्याय नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता है, तो अरेवा जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। यस यस, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इससे जो है ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमको सब कुछ मिल गया है, क्योंकि कुछ रिलीफ हमको मिला नहीं, लेकिन इतना आश्वासन है कि थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक हमें आर्मी की पैरिटी में था, केवल 5 रुपए का अंतर था। देखिए मैं भी सर्विस में था उस टाइम, 5 रुपए का अंतर था, पूरा ऑनरी रैंक जीडी परसेंट, क्योंकि अभी काफी उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी के जो कैडर है उनको काफी नुकसान हुआ है। और जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में, जो इवन मिलिट्री ट्रीटमेंट जो होता था
मिलिट्री हॉस्पिटल ने वो भी बंद कर दिया, इवन हरा वर्दी तक निकाल दिया। देखिए एंगोला शर्ट था आर्मी के पैरेटिव, वो भी निकाल दिए। तो लगभग मैं कहूंगा कि जो घोड़ा था उसको खच्चर बनाने की कोशिश किया है। तो यह जो है हम अपने रिप्रेजेंटेशन एक डिटेल बना के देंगे, ताकि सरकार जो है, क्योंकि मोदी सरकार, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी जो है इसको इस पर पक्का लेंगे। अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, हम उनसे मिलेंगे जरूर। और एक मिलके जो है प्रेजेंटेशन हम आपने देनी है सर गवर्नमेंट के, बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब दीजिए। एक प्रेजेंटेशन आपने गवर्नमेंट के आगे देनी है, जी थर्ड और फोर्थ पे कमीशन के बीच में क्या चेंज हुआ? क्या चीज? प्रेजेंटेशन देनी है आपने गवर्नमेंट के सामने। हाँ प्रेजेंटेशन देंगे हम, क्योंकि जो फोर्थ पे कमीशन में जो डिस्पैरिटी लाया है जी। उसका पूरा डॉक्यूमेंट हम प्रस्तुत करेंगे। एक ओके। बात जो है इसमें लिखा है कि सीएपीएफ करके हमें प्रस्तुत किया गया था, कोर्ट में गलत था। हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आते नहीं है असम राइफल, हम पारा मिलिट्री हैं। हमारे पास जो है इवन जो आपके इंडियन आर्मी का लिखा हुआ लेटर है और कई सारे डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है कि हम सीएपीएफ नहीं है। देखिए सीएपीएफ में 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, जिसका जी। ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएचए के पास है, वो है सीएपीएफ। हम उसमें आते नहीं है, हम असम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है पारा मिलिट्री फोर्स कहते हैं। तो ऐसी इस प्रकार के जो डिस्पैरिटी वगैरह है, देखिए और सीएपीएफ को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जो कोर्ट के द्वारा जो भी सीएचडी ईसीएचएस जो लिए है वो इंडियन आर्मी डिफेंस पर्सन के लिए, तो हमें कैसा मिल गया है? क्योंकि हम पारा मिलिट्री है। देखिए हमें पहले मिलता था आर्मी का पैरेटिव, जो भी है जीएसपी वगैरह जो भी उस टाइम होता था, थर्ड पे कमीशन तक पूरा आर्मी के अंदर में था। अचानक जो है हमें पुलिस में लेकर गया और आर्मी का ऑपरेशनल कंट्रोल आज भी है, आप देख रहे हैं जेएनके में, नॉर्थ ईस्ट में। और हमें एक और है, देखिए जो ये 60 साल जो बोलते हैं 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं, ऐसा जो प्रस्तुत किया था रेस्पोंडेंट ने, और मैंने उसका जवाब भी दिया था कोर्ट को कि 60 साल तो जो थ्योरी में तो है सीसीएस रूल में, असम राइफल भी जैसे सीएपीएफ की तरह 60 साल तो पॉसिबल कहाँ है? ये जो सम्मान समारोह करते हैं डीजी साहब, वो पिछले 1 साल का अगर स्टैटिस्टिक्स ले लिया जाए तो 60 से 70% या 80% लोग तो 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं। देखिए अभी जो सर्विस में है उनका पेंशन देखिए, जो न्यू पेंशन स्कीम, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बोल रहा है, वो तो सिविलियन के लिए एक्चुअल में 60 साल के बाद ही देते मिलते हैं। अगर ये जो जवान हमारे कई तो जो है कैटेगरी में आउट हो जाते हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट भी जरूरी है, उनके लिए बोलते हैं कि वो जो अभी इवन जो सर्विंग पर्सन के लिए भी जो है मिलिट्री ट्रीटमेंट जो है लागू नहीं है, वो दूसरा जो भी एमएचए का जो हॉस्पिटल में भेजते हैं, अगर वो जो 20 साल में या 22 साल लगा लीजिए 25 साल ही, तो 20 साल सर्विस से 45 साल हुआ, तो 45 साल में जब पेंशन जाएगा तो उसको 15 साल तक कैसा खाएगा पिएगा पेंशन के लिए? तो उसको 20 साल 60 साल तक, एक्चुअल में जो पॉलिसी है 60 साल वाला वो तो सिविलियन के लिए होना चाहिए। जो जवान हमारे हैं जो ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं आर्मी की तरह, देखिए जब सर्विस एनरोलमेंट से रिटायरमेंट तक फील्ड एरिया में है, देखिए ये उससे भी बढ़कर है। देखो जैसे सीएपीएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उनको पीस स्टेशन होता है, फील्ड होता है, फिर फील्ड पीस। अभी कोई जो 5 यूनिट रेज हो रहा था, लखेरा सर ने मेरे को बताया था कि वो 1 यूनिट हम देहरादून में रखेंगे, 1 केरल में रखेंगे। अगर ऐसा डेवलपमेंट होता गया, उनको भी एक पीस स्टेशन में आने का मौका दिया गया, तब जाके जवान सोचेंगे कि लगभग 60 साल तक नौकरी करेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अभी जब भी हम नॉर्थ ईस्ट से बाहर गए, या तो गया है जेएनके में या तो आईपीकेएफ में गया जहां पे ऑपरेशन चल रहा है, तो मतलब ये जो जस्टिफाइड नहीं है, तो इसलिए जो आर्मी का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। चलिए, लेकिन अभी आपका कहना है कि अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, थोड़ा समय का अभाव है। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा सा आज मेरे पास कम है तुलसी नायर सर, लेकिन थैंक यू, आप आए और आपने पूरी बात समझाई मुझे भी और मेरे तमाम व्यूअर्स को भी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू, जय हिंद। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।